नमस्कार, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी और आपका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए आरजेएस, क्या आरजेएस 2025 इसका बैच आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है। आज फर्स्ट डे हमारी क्लास का। पहले थोड़ी सी कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं। देखिए हमारा ये बैच जो क्रैश कोर्स है बैच है, इसमें ये पूरे क्रैश कोर्स जिसमें लॉ इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, पूरे बैच का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है। लेकिन केवल अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो वो 7,500 रुपये प्राइस है इस बैच का। उसके साथ साथ अगर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट है टारगेट फॉर आईक्यू के, तो उनके लिए ये प्राइस 5,000 रुपये केवल लॉ के लिए। अभी अगर बात करी जाए, जैसे कि आज 20 मार्च है, एक्सपेक्टेड डेट जो एग्जाम की लग रही है, मुझे लग रहा है लगभग 20 जून के बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर माना जाए अभी भी हमारे पास 2-2.5 महीने तो मुझे लग रहा है कि अभी है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब इन 2.5-3 महीनों के अंदर हम करने क्या वाले हैं, तो मैं आपको लगभग 28 एक्ट है सिलेबस के अंदर, वो सभी बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज कराने वाला हूं। कहां से? दिमाग से नहीं, दिल से। ठीक है, रटने का काम बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े से मेरे लॉजिक्स हैं वो समझने हैं और आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए। थोड़े से लॉजिक हैं बस। ठीक है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स पता कर सकते हैं, 7500110314। ठीक है, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लियर, गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहाँ गया जी? ये रहा, बहुत बढ़िया। देखिए एक सेकंड जरा, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या? एक छोटा सा बच्चा होता है, वो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और एक पर्चा है उसके पास। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ उसके अंदर लिखी हुई। भैया कहता, भैया जरा दवाई बांध देना जरा ये। और ठीक है, लाओ बेटा पर्चा दो। पर्चा लेता है, दवाई बांध देता है, कहता बेटा लाओ 7,000 रुपये निकालो। कितने रुपये निकालो? 7,000 रुपये निकालो। बच्चा कहता है भैया एक काम करो, ये पैकेट आप रख दो, मैं अभी आ रहा हूँ, पापा से जरा पैसे लेके अभी ले जाऊंगा, 10 मिनट में रख दो। बच्चा चला जाता है। उसके बाद बच्चा धीरे से काउंटर के नीचे से आता है, ऐसे ऐसे करके एकदम झुक के, एकदम थैली पे झपट्टा मार के और भाग गया। एकदम थैली पे झपट्टा मार के जैसी भागा वैसी मेडिकल वाला उसके पीछे भागा। अब भाई वो तो बच्चा है छोटा सा, मेडिकल वाले ने पकड़ लिया उसे आगे जाकर। बोला तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता बेटा, कैसे चोरी कर रहे हो, अभी इस उम्र में चोरी कर रहे हो? हाँ। अब बच्चा रोने लगा बड़ी बुरी तरीके से। उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा, क्यों चोरी कर रहे हो? तो बोला भैया देखो ऐसी बात है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, दवाई के मेरे पास पैसे नहीं है। अब दवाई अगर नहीं आएगी, अब डॉक्टर तो देंगे नहीं दवाई अपने पास अपनी जेब से, मैं दवाई नहीं ला के दूंगा तो मेरी मम्मी नहीं रहेंगी, मैं क्या करूं बताओ? तो यही आखिरी रास्ता था। देखिए कहानी बताने का लॉजिक क्या है। देखिए कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियां भी उससे अपराध घटित करा देती हैं। ठीक है, और सजा का यानी पनिशमेंट का अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो वो 2 तरीके से है। पहली बात तो आपको ये रियलाइज करना कि आपने जो भी कृत्य किया है वो गलत किया है, और दूसरा जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूचर में आप ऐसा काम ना करें, कि व्यक्ति को सुधारा जा सके। जैसे छोटे बच्चों की अगर किसी ने स्कूलिंग या गाइडिंग आपने अगर देखी हो तो क्या करते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई शैतानी कर रहा है, पता चला आजकल के बच्चे हाथ उठाने लगते हैं, हाँ छोटे से जरा सा कुछ कहने लगे, तो जैसी बच्चे ने कुछ गलत हरकत करी, माँ बाप उससे कहेंगे ठीक है हम तुम गंदे बच्चे हो, तुमसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ, मतलब डेटरेंस से डराना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तो वही पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास अब ये जो एक्ट आता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इसका भी कुछ यही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि भाई देखो हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो ऑफेंडर्स हैं, कुछ कैटेगरी के ऑफेंडर, यानी कि हमें किस चीज को समाप्त करना है? क्राइम को समाप्त करना है, क्रिमिनल को नहीं। तो कुछ टाइप के जो ऑफेंडर हैं जिसके अंदर हमें लगती है कि पॉसिबिलिटी है ना सुधारने की, तो उनके साथ हम कुछ चीजें इस एक्ट के अंदर करने वाले हैं। ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, केवल 3 सेक्शन है इसके अंदर। हाँ, छोटा सा एक्ट है, 19 सेक्शन है, जिसमें से 3 सेक्शन बहुत मेजर है, सेक्शन 3, 4, 5। हाँ, उसके बाद चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है देखिए, ओरिजिन की अगर बात की जाए किसके? इस एक्ट की, तो देखिए यूके में, देखिए यूके और यूएसए प्रोबेशन की जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट मानी जाती है। ठीक है, द प्रोबेशन ऑफ फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट जो है 1887 का यहाँ यूके में था सबसे पहले। इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट की बात करी जाए कि प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो जॉन अगस्टस एक जूरिस्ट है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ प्रोबेशन। क्या बोलते हैं इन्हें? फादर ऑफ प्रोबेशन। अब अगर इंडिया की बात करोगे शॉर्ट में आप, तो देखिए इंडिया में सीआरपीसी की अगर बात की जाए 1898 की, तो उसका सेक्शन 562 डील करता था प्रोबेशन से।
अगर सीआरपीसी 1973 वाली की बात की जाए तो इसका सेक्शन 360 डील करता था। अगर बीएनएसएस की बात की जाए तो प्रोविजन से रिलेटेड प्रोविजन यहां भी दे रखे हैं 401 के अंदर। तो ये तो मोटे मोटे प्रोविजन आपको पता चल गए। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, अब सीधी बात यहां से अगर चालू की जाए, कहां से, देखिए बैक गियर लगाते हैं। अगर ये 1898 से आगे चलेंगे हम, तो हमें 1920 में एक एक्ट मिलता है, मद्रास चिल्ड्रन एक्ट 1920। इसने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था प्रोबेशन को, किसके किसके संबंध में, जुवेनाइल ऑफेंडर्स के संबंध में भारत में, ठीक है। उसके बाद एक एक्ट और आया था, बॉम्बे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1938 में आया था ये एक्ट। ये एक स्टेट लेवल का एक्ट था, ठीक है, सेंट्रल लेवल का नहीं था। अब ये तो हो गए थोड़े जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें एक्ट देखने को मिलते हैं, किस एक्ट में क्या प्रोविजन था मोटा मोटा। अब अगर बात की जाती है नीड की, तो आखिर नीड क्या है इस एक्ट की। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है कि सीआरपीसी प्रोविजंस आर लिमिटेड। बात की जाए अगर सीआरपीसी के अंदर जो भी प्रोविजन है, जैसे बीएनएसएस के अंदर 401 हो गया, सीआरपीसी का 360 हो गया, इनके बहुत लिमिटेड प्रोविजन है। क्या ये डिटेल्ड प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करते प्रोविजन से रिलेटेड, इसीलिए हमें इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। क्लियर। दूसरा क्या, देखिए हम क्या चाहते हैं, जो पनिशमेंट की थ्योरी है जैसे प्यूनिटिव है, उसको किस तरफ ले जाएं, रिफॉर्म की तरफ, रिहेबिलिटेशन की साइड ले जाएं। जो हमारा ऑफेंडर है उसे सजा तो दें ही हम, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उसका रिहेबिलिटेशन भी हो जाए। अब रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, देखिए क्या होता है, जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी, देखो मैं मूवियों की बात बहुत करता हूँ, आप कहोगे हाँ मूवी देखी होगी मानिया सुरभि, हाँ मानिया सुरभि वंश, कौन सी थी वो, अरे जिसमें अपने वही जॉन अब्राहम है, तो वो बहुत पढ़ने वाले थे, बिल्कुल टॉपर, एकदम टॉपर क्लास थे। अब उसको क्या था, उसका भाई गुंडा था, अब किसी गुंडे ने इन दोनों को फंसवा दिया, जेल में डलवा दिया। अब ये तो वैसे ही दब गए। अब इन्होंने भतेरा कहा कि भैया मैं तो पढ़ने वाला हूं, मैं तो टॉपर आदमी हूं, मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन एक नहीं सुनी गई, इन्हें भी जेल हो गई, जेल में चली गई। जब जेल में गए तो भाई साहब वहां इन्हें इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिली, देखो क्या होता, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, एक क्या गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसे ही जब एक कोई व्यक्ति जाता है जेल के अंदर, तो जेल के अंदर वही व्यक्ति होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति वाले होते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो लोग भी उनके साथ मिलके क्या उसी मानसिकता को, क्या जैसे संगत होती है संगत, तो क्या हमें क्या करना है, बंदे को हमारे रिफॉर्म करना है। तो ये एक नीड दी। तीसरा एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर 1955 की, ये भी जोड़ देती है क्या कि भैया पनिश तो करो लेकिन रिफॉर्म तो करो इनको ऑफेंडर्स को, ठीक है। सजा देने के लिए थोड़ी छोड़ा गया है, आपको रिफॉर्म भी तो करना है, इंसान को सही करना है आपको, है ना, जैसे डॉक्टर करता है। अब देखिए छोटी सी लाइन यहाँ पे क्या है, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी से घृणा नहीं की जाती है, अपराध से की जाती है। क्यों? क्योंकि अपराध तो कभी कभी कारणवश भी हो जाता है। हाँ, जैसे अभी मैंने कहानी बताई थी वो, ठीक है, बेचारा उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे तो उसने अपराध कर दिया, चोरी कर दी, लेकिन उसका मन से तो वो अपराधी नहीं है ना। तो क्या होगा ऐसे केस में? तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्ट को हम, ठीक है। देखिए अगर इस एक्ट की इनेक्टमेंट डेट बात करें हम, तो 16 मई 1958 है। क्लियर। अगर एनफोर्समेंट, अच्छा दूसरी चीज, ये सेंट्रल एक्ट जो है, ये जो एक्ट है ये अलग अलग स्टेट्स में एनफोर्स होगा। क्या? जो स्टेट इसको एनफोर्स कराना चाहती है वो स्पेशली एक डेट मेंशन करेगी और बताएगी कि हमारी स्टेट में ये इस डेट से एनफोर्स माना जाएगा। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में ये कब एनफोर्स हुआ? 1 अक्टूबर 1962। इसको याद कर रख लेना आप, ठीक है। आरडीएस देने जा रहे हैं तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्ट पढ़ाने वाला हूं क्योंकि हमें प्री की प्रिपरेशन करनी है, अभी हमें मेंस की तरफ नहीं आना है अभी। तो मैं ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा जहां से आपका पेपर फंस जाएगा 100 में से 101%। क्लियर। अब देखिए किसी भी एक्ट का एक लॉन्ग टाइटल होता है, एक शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल मतलब नाम होता है, लॉन्ग टाइटल मतलब कि क्या जिस्ट है उसकी। कह रहा है एन एक्ट टू प्रोवाइड रिलीज ऑफ ऑफेंडर। देखिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि भैया ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? रिलीज ऑफ ऑफेंडर का। और किस पे? 2 चीजों के ऊपर। कितनी चीजों के ऊपर? 2 चीजों के ऊपर। एक तो कह रहा है ऑन प्रोबेशन, नंबर 1 प्रोबेशन पर, और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, नंबर 2, एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद। देखिए ऑब्जेक्ट बता रहा है 2, यहां पे क्या होने वाला है? एक तो हम प्रोबेशन पर छोड़ सकते हैं किसी को, या एक होता है एडमोनिशन पर। एडमोनिशन का मतलब होता है, अब पता नहीं हिंदी क्या होती है, अभी देखेंगे, मतलब किसी को वार्निंग देकर। सही है। तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, सही है, प्रोबेशन और एडमोनिशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा यहां पर शॉर्ट टाइटल। देखिए एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पहले जम्मू कश्मीर एक्सक्लूड था, फिर आपका जम्मू जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था पूरे भारत में। देखिए 106 करीब एक्ट हैं जो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा क्या किए गए, जो पूरे भारत पे अप्लाई हो गए हैं अब। हाँ, तो होल ऑफ इंडिया। उसके बाद कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट, जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी आपकी, स्टेट गवर्नमेंट ने बताई दी थी डेट आपको। हाँ,
इसके बाद ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अधिनियम का नाम क्या होगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे। केवल एक डेफिनेशन आपको याद करनी है यहाँ पे, ठीक है। आप जो अपने वेरी शॉर्ट नोट बनाएंगे, वेरी शॉर्ट वाले, सही है, एक नजर में क्या हो जाए, पूरा एक्ट खत्म हो जाए। देखिए केवल यहाँ पे आपको बी वाली डेफिनेशन याद रखनी है। देखिए ए में कोड का मतलब बता रहा है सीआरपीसी 1898 की नहीं है, अब कौन सी हो गई आपकी, अब हो गई 2023 वाला बीएनएसएस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब क्या बता रहा है, एक ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज किया जाएगा सेक्शन 13 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर। अब देखो प्रोबेशन ऑफिसर लिख लो यहां पर जरा, प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। अब देखो ये पी है ना, पी, अगर पी को ऐसे उल्टा कर दोगे तो बी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, पी को उठा के ऐसे करके ऐसे कर दो तो बी बन जाएगा। तो बी क्लॉज में याद रखना प्रोबेशन ऑफिसर है। अब सवाल आता है कि प्रोबेशन ऑफिसर बनाएंगे किसे, प्रोबेशन ऑफिसर किसे बनाएंगे। जैसे सपोज करो स्कूल में क्या होता था, पूछा जाता मॉनिटर किसे बनाओगे, सही है, टीचर से उनका फेवरेट स्टूडेंट पूछ रहा है मॉनिटर किसे बनाओगे, तो टीचर कह रहे हैं तुम्हें बना देते बेटा, हाँ तेरे को बना देते, तेरे को। यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन से में है, पूछ रहा है प्रोबेशन, एक व्यक्ति पूछ रहा है प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा, तो सामने वाला कह रहा है तेरे को बना दे रहा है, यानी तेरे सेक्शन में क्या दिया गया है आपका, प्रोबेशन ऑफिसर। इसको उल्टा कर दिया, बी बन गया, यहाँ पे तेरे। बताओ रटने की नीड है, बताइए कोई नीड है रटने की, हाँ जी समझ में आ गया। बस बी में याद रखना प्रोबेशन ऑफिसर की बात आई है। प्रिस्क्राइब का मतलब कुछ नहीं, रूल्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं, सही है। और वर्ड एक्सप्रेशन कहाँ से आप सीआरपीसी बीएनएसएस से कनेक्ट कर लेंगे, इतनी सी बात कह रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं है। इसके बाद अब पहुंचते हैं सेक्शन 3 पर। देखिए ये हमारे सेक्शन 3, 4, 5 मेन 3 सेक्शन है इस पूरे एक्ट के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर, सर्टेन ऑफेंडर को रिलीज करने की पावर आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ होगा भर्त्सना, सही है, यानी कि वार्निंग एक तरीके से, क्या वार्निंग्स पे। अब किन किन केस वालों को छोड़ा जा सकता है वार्निंग पे, देखिए यहां पे बता रहा है व्हेन एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति इज फाउंड गिल्टी, गिल्टी फाउंड हो जाए, क्या गिल्टी फाउंड हो जाए, याद रखना गिल्टी, ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, की उसने एक ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है। किस किस ऑफेंस में पनिशेबल है वो व्यक्ति, या तो ये 379, 380, 381, 404, 420, सही है, आईपीसी के। लेकिन अब तो हमारे पास क्या है, बीएनएस है, तो बीएनएस के सेक्शन भी याद रखने, आईपीसी के भी रखने हैं। तो बीएनएस का अब ये आपका क्या हो गया है, 379, 303, 2, 305, 6, 15, 318, 4, ठीक है। तो पहली कैटेगरी बताई, अगर किसी व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस करा है, 303 2 के तहत, 305, 306, 318, 4 के तहत, 1, 2, 3, 4, 5, 303, 2, 305, 306 और 315, ये 5 तरीके के ऑफेंस किए किसी ने, पहली बात। उसके बाद कह रहा है और एनी ऑफेंस, या कोई ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है विद इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर, जिसमें सजा 2 साल से अनधिक है। 2 साल भी नहीं है, नॉट मोर देन 2 साल भी नहीं है, क्या, नॉट मोर देन 2 ईयर, सही है। और कह रहा है यहां पे, कह रहा है और विद फाइन या बोथ, अब चाहे इसके साथ फाइन हो या ना हो, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, अंडर आईपीसी यानी बीएनएस के अंदर, और एनी अदर लॉ। अब ये जो अपराध है या तो ये बीएनएस के अंदर बात कर रहा है, या कह रहा है किसी अदर लॉ के तहत, किसके, अदर लॉ के तहत। बताओ बात क्लियर है। तो इन केसेस के अंदर सेक्शन 3 अप्लाई होगा, यानी कि सामने वाले ऑफेंडर ने या तो 303 2 का अपराध करा है, 305 का अपराध करा है, 306 का अपराध करा है, 18 4 या 315 का अपराध करा है, या एक ऐसा अपराध करा है जिसमें सजा 2 साल से कम की है, या उसके साथ फाइन है, या फाइन नहीं है, या दोनों, या और ऐसी सजाएं ये जो है इस सेकंड क्लॉज वाली, ये सजाएं चाहे बीएनएस के अंदर होती है, चाहे किसी अदर लॉ, अदर एक्ट के अंदर होती है, तब हम क्या कर सकते हैं यहां पर। तो कह रहा है प्लस नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और कह रहा है भाई साहब उसके विरुद्ध कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है आपके पास, क्या नहीं है। तो पहली यहां शर्त बता रहा है, पहली बात तो ये सेटिस्फाई करोगे, मतलब इससे कम ग्रेविटी, इस ग्रेविटी वाले लोगों को हम ये फायदा देंगे सेक्शन 3 का। और कब देंगे, जब कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हो, इसको कोई उसका प्रीवियस कन्विक्शन ना हो, एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, और जिसने उसे गिल्टी फाउंड किया है उसकी ओपिनियन क्या है, और ओपिनियन है हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांस। किसको ओपिनियन, जब अपनी वो फॉर्म करेंगे तो किस चीज को ध्यान रखेंगे, सर्कमस्टांसेस को। किसको, पहली चीज कह रहा है सर्कमस्टांसेस,
सर्कमस्टांसेस, और सर्कमस्टांसेस के साथ क्या, नेचर ऑफ ऑफेंस, और किस चीज को ध्यान रखेंगे, कह रहा है नेचर ऑफ ऑफेंस, और आगे कह रहा है कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, क्या, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर का क्या, कैरेक्टर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ देखिए ये शब्द जो हैं, ये 3 शब्द थे। जैसे सर्कमस्टांस का मतलब क्या समझ रहे हो, सर्कमस्टांस परिस्थितियों का मतलब है, जैसे वो बच्चे ने अपनी माँ के लिए दवाई लाने के लिए चोरी करी। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने एकदम सडन प्रोवोकेशन दिला दिया, किसी को पता चला कोई जा रहा है व्यक्ति, जबरदस्ती उसे धक्का मार दिया, वो गुस्से में आ गया, उसने कोई अपराध कर दिया, लेकिन बड़ा सीधा व्यक्ति था वो, है ना, सर्कमस्टांसेस। नेचर ऑफ ऑफेंस का मतलब ये है कि उसने जो अपराध करा है वो किस प्रकृति का करा है। प्रकृति से मतलब क्या है कि पता चला कोई चोरी करी है छोटी मोटी, या उसने पता चला गलती से ट्रेसपास कर दिया, किसी दूसरे के एरिया में चला गया, उसे लगा ये मेरा ही घर है, उसने ट्रेसपास कर लिया, तो नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। उसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर से मतलब है कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं है उसका क्या बोलते हैं, स्टेटस क्या है। स्टेटस से मतलब जैसे आप क्रिमिनल जस्टिस आपने सीजन लास्ट वाला देखा है, उसमें जो बच्चा था वो जिसपे अपनी बहन का मर्डर का चार्ज लगा हुआ था, उससे हमारे वकील साहब ये कहते हैं, बाबूजी ऐसा है, ये एक शर्ट और पैंट लेके आते हैं, वो कहते हैं पहन लो बेटा इसे, और बोले इसे पहन लो, कह रहा मैं इतना अमीर में आदमी ये पहनूंगा, सड़कों के कपड़े पहनूंगा एकदम, ये बोला बेटे बेल चाहिए नहीं चाहिए, पहनो जल्दी से, आई समझ में, पहनो तो जल्दी से। और बोले अपना नहीं मुंह बंद रखना कोर्ट के अंदर, तो चपट चपट तो जवान चले ना, बोल मत जाना बोल। यानी कि उसका कैरेक्टर क्या है, वो एग्रेसिव नेचर का है, किस नेचर का है, नेचर। बात समझ में आ रही है आपके, उसका कैरेक्टर। तो ये सब चीजों को कोर्ट ध्यान में रखेगा, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास करेगा इस सेक्शन के अंदर। और ऑर्डर क्या पास करेगा, एडमोनिशन का मतलब उसे छोड़ देगा, कहेगा बेटे जा, हाँ जा बेवफा जा, और अब कोई अपराध मत करना दोबारा, और अपराध करा तो बेटे हम तुम्हारा स्वागत कर लेंगे, क्या। तो ये कह रहा है कि भाई नेचर ऑफ ऑफेंस एंड कैरेक्टर एंड इट इज एक्सपीडिएंट, और उसको क्या लगता है कोर्ट को, ये लगता है सो टू डू देन, कि ये करना सही है इस एक्ट में, इस सेक्शन के अंदर हमें प्रोसीड करना सही है। तो कोर्ट क्या करेगा, अब देखो ये बहुत खूबसूरत लाइन आई यहां से, कोर्ट क्या करेगा, कह रहा है इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग, उसको सजा देने के बजाय, इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग क्या करेगा, किसी पनिशमेंट की सजा देने के बजाय, या फिर रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन, या प्रोबेशन पर छोड़ने के बजाय, तो ना ही कोर्ट इसको सजा दे रहा है और ना ही प्रोबेशन पर छोड़ रहा है, दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है। प्रोबेशन पे कहां नहीं छोड़ रहा है, गुड कंडक्ट में सेक्शन 4 में कह रहा है रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त, रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब है उसे चेतावनी देके बेटे अब हुई तो हुई गलती, आगे मत करना, सही है। अब दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलाओ, अगर किसी व्यक्ति को एक बार चेतावनी देके छोड़ा गया है, तो अब मान के चलो आज है डेट हमारी 20 मार्च, आज किसी को चेतावनी देकर छोड़ा गया है, अब कल को इसने वही अपराध कर दिया दूसरा, ठीक है, फिर से कोई अपराध करे आया, अब इस सेक्शन में तो सजा हुई नहीं है, तो क्या कन्विक्शन कहलाएगा पुराना वाला जो छोड़ा गया है, तो बिल्कुल कहलाएगा। यानी कि भले ही इस सेक्शन में इस बार सजा नहीं दे रही है, लेकिन अगली बार ये आया ना, तो कोर्ट ने पूछा कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, तो कहेगा नहीं है, तो पता चला सामने वाली पार्टी बोली अरे पिछली बार तो छोड़ के चुके हो आप इसे, तो वो कहेगा छोड़ा ही तो था, कन्विक्शन थोड़ी ना हुआ था, तो ये बात उसकी नहीं मानी जाएगी। भले ही यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो वो प्रीवियस कन्विक्शन भी काउंट होगा इस बार का जो छोड़ा जा रहा है आदमी, इस बात को ध्यान रखना, बहुत गहरा पॉइंट है ये। बताओ समझ में आई इतनी बात। अब देखो यहां गिन लो, गिनती लगा लो कितनी चीजों को कंसीडर करना है, 1 2 3 4, अगले सेक्शन में 3 रह जाएंगी, 1 2 3 4 नोट्स में लिख लेना, 1 2 3 4। अब आ जाओ उसके बाद, अब देखो ये नए सेक्शन जो एड हुए में क्या था, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया नोट्स के अंदर, कह रहा है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है, थेफ्ट ड्वेलिंग हाउस में, ये सब इसमें मेंशन कर दिए कौन कौन से ऑफेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया सेक्शन 4, ये है प्रोबेशन से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है, प्रोबेशन फॉर गुड ऑफ गुड कंडक्ट से रिलेटेड है ये। इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जब किसी व्यक्ति को गिल्टी फाउंड किया जाता है हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिला है जिसने क्या नहीं करा है, जो फाउंड गिल्टी नहीं है किस चीज का, ऐसा ऑफेंस करने का जिसमें सजा क्या है, डेथ की दी जा सकती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट की दी जा सकती है। मतलब आपने कोई ऐसा अपराध नहीं करा है जिसमें मृत्युदंड की सजा हो या आजीवन कारावास की सजा हो, तभी सेक्शन 4 का लाभ आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी, और जिस कोर्ट ने उसे गिल्टी फाउंड करा है, देखो कोर्ट ने क्या फाउंड करा है, गिल्टी फाउंड करा है, उसकी ओपिनियन है, देखो फिर से ओपिनियन आ गई, पीछे भी ओपिनियन फॉर्म करके आए हैं, किस चीज को रिगार्ड, किस चीज को देखते हुए, सबसे पहले कह रहा है सर्कमस्टांस ऑफ केस, कह रहा है सर्कमस्टांस को, उसके बाद कह रहा है नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर को ऑफेंस के किस नेचर का ऑफेंस है, ठीक है, और आगे कह रहा है कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, कैरेक्टर
ऑफ ऑफेंडर। अब देखो गिनती लगाओ, 1 2 3 और वहां तो 4 भी था भाई साहब। 4 क्या था? प्रीवियस कन्विक्शन। क्या यहाँ पे है प्रीवियस कन्विक्शन? यहाँ नहीं है। अंतर प्री का क्वेश्चन यही है मेरे माथुर साहब। माथुर साहब से मतलब है जॉली एलएलबी वाले जो वकील साहब कहते हैं ना मेरे माथुर साहब बात बात पे, तो वही थोड़ा सा जुबान पे चढ़ गया है। हाँ, तो क्या कह रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है मे, देखो मे का मतलब है पॉसिबिलिटी है, कोर्ट चाहे तो करेगा चाहे तो नहीं करेगा, शैल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। मे इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, कह रहा है उसको एक बार में कोई सजा देने के बजाय, कह रहा है न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकेगा कि उसे क्या कि बी रिलीज, उसे रिलीज किया जाए ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, एक बॉन्ड भरवा कर। ओए होए होए भाई साहब, इसे हम रिलीज तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिलीज, लेकिन इससे क्या भरवा रहे हैं? एक बॉन्ड। क्या भरवा रहे हैं? बॉन्ड। अब ये बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है इसमें श्योरिटी मांगा गया हो सकता है इसमें श्योरिटी ना मांगा गया हो, तो कोई भी कंडीशन में हो सकता है, बिना श्योरिटी के सहित। और ये बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं? तो कह रहा है टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस, कि आपको बुलाया जाएगा तो मुन्ना आप आओगे और रिसीव करोगे अपना सेंटेंस। देखो यहाँ पे चेतावनी देके छोड़ना नहीं है, यहाँ प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है टेम्पररी समय के लिए। तो कह रहा है ये बॉन्ड इसलिए भरवा रहे हैं कि जब बुलाएंगे तो आप आएंगे और जो सेंटेंस आपको दिया गया है, जैसे जितने साल की सजा दी गई है, वो आप रिसीव करेंगे व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब बुलाया जाए, ड्यूरिंग सच पीरियड, उस पीरियड में। अब पीरियड क्या है? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी कि आप किसी को अगर प्रोबेशन पर छोड़ रहे हैं, ये प्रोबेशन पर जो छोड़ा जा रहा है वो कितने समय के लिए मैक्सिमम छोड़ा जा सकता है? मैक्सिमम 3 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। सही है, सेक्शन 4 के ऊपर ही लिख लेना, प्रोबेशन जहां लिखा हुआ है ना वहीं लिख देना मैक्सिमम फॉर 3 ईयर। ठीक है, कहां गया? बी रिलीज ऑन एंटरिंग बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, अपीयर एंड रिसीव व्हेन कॉल्ड अपॉन, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एज द केस मेड कोर्ट डायरेक्ट, एंड इन मीन टाइम टू कीप द पीस, और जब तक भैया तुम बाहर रहोगे, कीप द पीस, शांति बनाए रखना, एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर, पीस और गुड बिहेवियर दोनों बनाए रखना, शांति और भाई साहब अच्छा अपना बर्ताव रखना, गुड बिहेवियर रखना, इस बात का ध्यान रखना। 2 बातें बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, पीस एंड गुड बिहेवियर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो छोटा सा लॉजिक यहीं से देखो क्या होता है। सेक्शन 4 है हमारा, सेक्शन क्या है? ये 4। सेक्शन 4 में क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं प्रोबेशन के बारे में, और यहाँ पे आपसे बॉन्ड भी मांग रहा है। क्या मांग रहा है ये बेचारा? ये बॉन्ड मांग रहा है बॉन्ड। अब देखना भाई, 4 में बॉन्ड मांग रहा है। अभी रुको, कुछ लॉजिक लगा रहा हूं, 1 सेकंड रुकना। सही है, अभी बाद में लगाएंगे लॉजिक, चलो पहले 4 भी चलते हैं, जरा इसको निपटा ही दें पहले। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भाई कहाँ गया? हाँ, 4 4 4 4 हो गया। हाँ, इसके बाद इसका प्रोवाइजो और दिया गया है। क्या कह रहा है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज, कोर्ट किसी को भी रिलीज नहीं करेगा, कब तक? अनलेस इट इज सेटिस्फाई, जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए किस चीज से? कि ऑफेंडर और हिज श्योरिटी। देखो 2 लोग हैं यहाँ पे, या तो ऑफेंडर की बात कर रहा है या फिर उसका श्योरिटी, यानी कि एक आदमी तो चाहिए यहाँ पे इन दोनों में से। इफ एनी हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबॉर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, और in which the offender is likely to live during the period for which he enters upon his bond into bond। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ गई हिंदी इसकी? कह रहा है न्यायालय किसी अपराधी को ऐसे छोड़े दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता। क्या समाधान नहीं हो जाता? कि या तो अपराधी या उसका प्रतिभू यदि कोई हो, नियत निवास स्थान उसका ना हो, या उस स्थान में नियति उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता प्रयोग करता है। यानी कि या तो वो आदमी वहां पे ऑफेंडर में से या श्योरिटी में से एक आदमी या तो ऑक्यूपेशन करता हो उस एरिया में जहां कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, या उसका क्या हो, रैन बसेरा हो, एडोब हो, हाँ उस जुरिस्डिक्शन में जिसमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, उस एरिया में जिसमें क्या है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट है। जैसे सपोज करो हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं, चलो हाँ, जैसे मुरादाबाद की बात करते हैं, ठीक है, मुरादाबाद की। अब मुरादाबाद जो है, मुरादाबाद का में कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन मुरादाबाद के आसपास जिस भी एरिया में है। अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो आपका श्योरिटी है या ऑफेंडर है, उन दोनों में से किसी ना किसी एक का या तो निवास स्थान होना चाहिए। देखो निवास स्थान क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, या वर्किंग प्लेस क्यों देख रहे हैं? देखो हमने किसी को छोड़ा तो कोई उसका ठौर ठिकाना तो होगा, कल को ढूंढना पड़ गया आदमी तो क्या पाताल से ढूंढ के लाओगे? अरे भाई प्रोबेशन पर छोड़ रहे हैं,
कोई जिंदगी से आजाद थोड़ी करना है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये डायलॉग थोड़ी बोलेगा कोर्ट। कहेगा बेटे बुलाना भी तो है तुम्हें, कोई ना अपना पता दोगे नहीं दोगे, या तो अपने रहन सहन का पता दो, जिस घर में रहते हो, कहाँ रहते हो, या कहाँ काम करते हो, बिजनेस करते हो तुम, दोनों में से एक तो बताओ। श्योरिटी तुम गारंटी ले रहे हो तो बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे आदमी का पता नहीं है तो, या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बंद पत्र देता है, या श्योरिटी जो है, या और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स अ बॉन्ड। क्या है बॉन्ड? बात क्लियर हो गई आपको? बताइए इतनी सी। बताओ, एक आदमी तो भाई साहब कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में बिजनेस करने वाला या एडॉप्ट करने वाला कोई ना कोई उसका प्लेस होना चाहिए कि कल को ढूंढना पड़े तो आदमी तुम्हारे हाथ लग जाए, तभी एडमोनिशन पे छोड़ेंगे, वरना नहीं छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। दूसरा कह रहा है बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर। अब देखो प्रोबेशन पे छूटना इतना आसान नहीं है। अभी तक हमने पहले वो 3 चीजें क्राइटेरिया कोर्ट के देखे। क्या? पहले कोर्ट नेचर, सर्कमस्टांस, और वो क्या देख रहा था? नेचर देख रहा था, सर्कमस्टांस देख रहा था, और क्या था वो तीसरी चीज? कहाँ भाई? सर्कमस्टांस, नेचर और कैरेक्टर, ये 3 चीजें देख रहा था। उसके बाद कोर्ट ये देख रहा था क्या कि श्योरिटी है तुम्हारा, कोई अवार्ड या फिर क्या हो, बिजनेस का प्लेस हो। उसके बाद एक चीज और देख रहा है यहाँ पे। अब फिर क्या कह रहा है कि भैया कि कहाँ गया? बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 कोर्ट शैल, देखो शैल लिखा हुआ है, शैल यहीं से पूछ लेगा। शैल का मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है। शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा इफ एनी, अगर कोई रिपोर्ट है, ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को। देखो अभी कौन से उसमें पढ़ा था? 2B में पढ़ा था प्रोबेशन ऑफिसर। कौन सी सेक्शन में उसे अपॉइंट किया जाता है? 13 में। उसकी एक रिपोर्ट होती है तो प्रोबेशन ऑफिसर बनाता है। तो सेक्शन 4 के अंदर कुछ भी करने से पहले आपको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। किसको? कोर्ट को। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अब देखो, जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होती है वो 2 जगह कंसीडर की जाती है इस एक्ट के अंदर। अभी बता दे रहा हूं। एक तो सेक्शन 4 का 2 और एक सेक्शन 6 का 2। 4-2 6-2, 4-2 6-2। बात समझ में आई? 2 जगह ये कंसीडर की जाएगी रिपोर्ट। किसकी? प्रोबेशन ऑफिसर की। आगे कह रहा है वैन, अब कोर्ट इसको कंसीडर करेगा, उसी के बाद प्रोबेशन पर छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। वेयर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड। अब लो फाइनली अगर ऑर्डर 1 आ गया, मतलब ऑर्डर 1 सेक्शन 1 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 के अंदर अगर ऑर्डर पास हो गया तो द कोर्ट में, अब फिर से इनकी ओपिनियन क्या हो रही है? दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक। ओहो, इंटरेस्ट भी देख रहे हैं और किस किस का देख रहे हैं? ऑफेंडर का देख रहे हैं और पब्लिक का देख रहे हैं। क्या? इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर। ओए होए होए, कह रहा है इसके साथ साथ एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकता है। अब सवाल यह है कि सुपरविजन ऑर्डर जो है वो किसके इंटरेस्ट में, किसके हित में पारित किया जाता है? क्वेश्चन है ये, किसके इंटरेस्ट में पारित किया जाता है? तो यहां 2 चीजें लिख रही है, एक तो ऑफेंडर के हित में और दूसरा आपका लिख रहा है पब्लिक के हित में। ऐसी क्वेश्चन फॉर्म करके लिख लेना नोट्स के अंदर, ठीक है? प्रोबेशन जो क्या बोलते हैं, सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? उस पर निगरानी रखना कि ये कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, ठीक है? एंड सुपरविजन ऑर्डर, और सुपरविजन के अंदर डायरेक्ट क्या किया जा सकता है? दैट द ऑफेंडर शैल, शैल लिखा हुआ है, शैल 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 रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर, कि भैया तुम्हें छोड़ तो रहे हैं लेकिन हमारे साथ साथ, तुम्हारे साथ साथ हमारा एक आदमी भी चलेगा तुम्हारे पीछे पीछे सुपरविजन करने के लिए, जिसका नाम होगा प्रोबेशन ऑफिसर। सही है? नेम्ड इन द ऑर्डर, जो भी नेम लिखा होगा जिस भी ऑफिसर का, वो ऑफिसर। नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। दूसरा सवाल प्री का इस सेक्शन से ये है कि जो सुपरविजन ऑर्डर है वो उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम। तो कह रहा है जो सुपरविजन ऑर्डर है वो नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, वो 1 साल से कम का तो होगा ही नहीं, यानी मिनिमम 1 साल का होगा, मिनिमम 1 ईयर का होगा। देखो इसी सेक्शन में पहले 3 साल का टाइम फ्रेम था, यानी प्रोबेशन पर अगर मैक्सिमम टाइम के लिए छोड़ेंगे तो 3 साल। सुपरविजन ऑर्डर आपका कौन से क्लॉज में? 3रे क्लॉज में है, ठीक है? यहां कह रहे हैं सुपरविजन ऑर्डर का जो मैक्सिमम, वो मिनिमम पीरियड है वो 1 साल है। 1 साल तक के लिए तो मिनिमम सुपरविजन ऑर्डर लगेगा जब एक बार दे दिया गया तो। हाँ, एंड बी स्पेसिफाइड देयरिन एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज सच कंडीशन एज इज डीम्स नेसेसरी फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर। और कह रहा है इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? कंडीशन भी लगा सकते हैं। जो हमारा व्यक्ति है ना ऑफेंडर, उसके ऊपर कंडीशन भी लगाई जा सकती है। कंडीशन कैसी कैसी लगा जा सकते हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? इतनी बात बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतनी बात आपको क्लियर है? बताइए। इतनी बात क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ साहब,
अब कह रहा है आगे, तीसरा क्लॉज हो गया, चौथा कह रहा है भाई कि द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर द ऑफेंडर, शैल आगे देखो फिर से शैल आगे, शैल रिक्वायर करेगा ऑफेंडर से, क्या चाहता है कोर्ट ऑफेंडर से कि बिफोर ही इज रिलीज्ड, कि उसे छोड़ा जाए उससे पहले, टू एंटर इनटू अ बॉन्ड, एक बॉन्ड भरे चाहे विद और विदाउट श्योरिटी, श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना, टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर। कह रहा है बेटे प्रोबेशन के लिए तुम बॉन्ड और वो सब भर रहे थे पहले, अब प्रोबेशन, अब जो तुम्हारा वो क्या था ये सुपरविजन, अब कह रहा है विद और विदाउट श्योरिटी टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, रेजिडेंस से संबंधित हो सकती है वो शर्त जो अभी हमने सुपरविजन ऑर्डर पढ़ा, सुपरविजन ऑर्डर के अंदर हमने बताया एडिशनल कंडीशन के बारे में, किसके बारे में, एडिशनल कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो एडिशनल कंडीशन क्या हो सकती है, तो वो किसके संबंध में हो सकती है, पहला तो रेजिडेंस के, मतलब आपका कहाँ हो भाई हिंदी में आप, निवास स्थान के बारे में, कि भैया देखो तुम रहते हो मुरादाबाद में, मुरादाबाद से बाहर कदम ना रख देना, तुम्हारा रेजिडेंट मुरादाबाद में तो वहीं मिलना जब भी हो, और बाहर जाओ तो बता के जाना। जैसे आपने मूवीज में उसमें देखा होगा ना, कहते हैं कि जब तक अगर न्यायालय के अगले आदेश तक आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, हाँ, तो निवास स्थान के संबंध में। दूसरा कह रहा है मादक पदार्थों के, यानी पता चला किसके, इंटॉक्सिकेंट के, भैया कोई नशा वशा मत करना, ठीक है। और उसके बाद एनी अदर मैटर एज द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांस कंसीडर फिट टू इम्पोज फॉर प्रिवेंटिंग अ रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑफेंस। और ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं कि वो अगला आदमी कोई दूसरा ऑफेंस ना कर दे सेम, ठीक है, और अ कमीशन ऑफ अदर ऑफेंस, कोई दूसरा और ऑफेंस ना कर दे जो अभी करा उसके अलावा, या यही सेम ऑफेंस ना कर दे, इसलिए कंडीशन लगा रहे हैं। किस कंडीशन क्या क्या है, रेजिडेंस, इंटॉक्सिकेशन और अदर जो लगाना चाहे वो, बताओ बात क्लियर है इतनी। और पांचवा इसका लास्ट क्लॉज कह रहा है द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स, शैल लिखा हुआ है, कोर्ट एक्सप्लेन करेगा किसको, ऑफेंडर को, कि भैया ये टर्म कंडीशन लगी है तुम्हारे ऊपर, एंड शैल फोर्थ विद फर्निश 1 कॉपी, और एक कॉपी देगा सुपरविजन ऑर्डर की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, बता रहा है सुपरविजन ऑर्डर की क्या देगा, कॉपी देगा। किसको कॉपी देगा पहले, तो सबसे पहले कह रहा है ऑफेंडर्स को, देखो यहाँ कॉमा लिखा हुआ है, नंबर 1 पार्टी है ऑफेंडर जिसको मिलेगा, उसके बाद जो ऑफेंडर का श्योरिटीज है नंबर 2 उनको मिलेगा, और इफ एनी अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है तो उसको भी मिलेगी कॉपी, नंबर 3। कितने लोगों को मिल रही है कॉपी बताइए, 1 2 3, 1 2 3, सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी कितने लोगों को मिलेगी, 3 लोगों को, ठीक है। ये रहा सुपरविजन ऑर्डर, देखो ये लिख रहा है, इसकी कॉपी कितने लोगों को मिलेगी, 3 लोगों की, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। चलिए अब आगे बताते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया 4 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने प्रोबेशन के लिए कंडीशन लगाई थी, देखो सेक्शन 4 में हम प्रोबेशन पर छोड़ रहे थे, और प्रोबेशन पे जब छोड़ रहे थे तो कंडीशन लगा रहे थे, उसके साथ में लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे कंडीशन रेजिडेंस की, इंटॉक्सिकेशन की, वो। अब देखो 4 में कंडीशन लगाई, अब वो कंडीशन हम कल को बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते क्या, तो 4 का पहाड़ा याद करना है आपको, 4 दूनी होती है 8, तो 4 में कंडीशन लगाते हैं और 8 में 8 सेक्शन के अंदर उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेशन करते हैं, ऐसे याद रखोगे अब आप इसे, ठीक है। 4 के बाद आएगा आपका क्या, 8 सीधे, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ द प्रोबेशन, सही है। ये कह रहा है कि यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर, देखिए चेंज करने के लिए आवेदन कौन देगा, एप्लीकेशन, वही आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। एप्लीकेशन कौन देता है, प्री का क्वेश्चन कर दो स्टार। एनी कोर्ट विच पास एन ऑर्डर, एप्लीकेशन किस कोर्ट को देगा चेंज करने के लिए कंडीशन को, उसी कोर्ट को देगा जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, सही है, जो कंडीशन लगा के चुका है ऑर्डर। एनी कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 ऑफ एन ऑफेंडर इज ऑफ ओपिनियन, उसकी ओपिनियन क्या है, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर और पब्लिक, देखो ऑफेंडर और पब्लिक के लिए हो रहा है सब कुछ यहाँ पे, बाकी सब तो बेकार है। इट इज एक्सपीडियंट और नेसेसरी, ये आवश्यक है कि वेरी की जाए क्या कंडीशन किसी बॉन्ड की, एंटर्ड इनटू बाय ऑफेंडर, जो ऑफेंडर बॉन्ड में आया है, तो इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, जब भी बॉन्ड इफेक्टिव रहेगा, वेरी द बॉन्ड, सीधी सी बात है, उसमें चेंज कर लेंगे बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन को देखो एक्सटेंग्विश किया जा सकता है, डिमिनिश किया जा सकता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या डिमिनिश, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। हाउएवर इट शैल नॉट बी एक्सीड 3 ईयर, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेशन ही 3 साल का हो सकता है मैक्सिमम, तो कंडीशन के 3 साल से ज्यादा की लगा सकते हो नहीं, तो नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर की डेट से, सही है, या फिर एल्टर करना, वही सब चीजें, बात खत्म, ठीक है। आगे कह रहा है कि देखो भाई, देखो क्या है, जब भी शर्तों में बदलाव करोगे, जब भी शर्तों में बदलाव करोगे
तो सामने वाली पार्टी को क्या दोगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे अपनी बात रखने की। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई नो सच वेरिएशन, जब तक कोई वेरिएशन नहीं होगा, विदाउट गिविंग द ऑफेंडर, ऑफेंडर को और या फिर उसके श्योरिटी को या श्योरिटीज को क्या ना दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी बात यानी सुनवाई का अवसर ना दिया जाए, तब तक कोई भी चेंज नहीं होगा। पहली बात, इफ द श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू द वेरिएशन, अब श्योरिटी से बोला देखो भाई तुम्हारा आदमी जो है उसके लिए हम ये कंडीशन और लगाना चाह रहे हैं, श्योरिटी कूद गया, देखा भैया मैं तो मर जाऊंगा, ये आदमी बहुत नालायक है, वो तो मैंने ले ली इसकी जिम्मेदारी, और तुमने ऐसी कंडीशन लगा दी है कि ये कभी फॉलो ही नहीं करेगा, और ये फॉलो नहीं करेगा, तुम तो इसका कुछ नहीं करोगे, मेरे को उठा के ले जाओगे, तो भैया मैं तो चला, नमस्ते। बोला भैया मैं तो अपने रास्ता नापूंगा, अब मैं नहीं हूं तुम्हारे चक्कर में। तो क्या कह रहा है कि अगर श्योरिटी रिफ्यूज कर दे कंसेंट देने से किसको, वेरिएशन को, क्या कहा भैया मैं ना पढ़ ले, तुम्हारे चक्कर में वेरिएशन करते रहो, मैं ना मान दे इन बातों को, तो कोर्ट में रिक्वायर था ऑफेंडर, तो कोर्ट ऑफेंडर से कहेगा क्या, एंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड, बेटा फ्रेश बॉन्ड लेके आओ, नया आदमी पकड़ के लाओ, एंड इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस, और ऑफेंडर अगर रिफ्यूज कर दे, ऑफेंडर के मेरे तो भैया एक ही आदमी था इकलौता, ये भी चला गया, मैं क्या करूं, मेरा कोई है ना इसके अलावा, या पता चला फेल हो जाए, सीधे रिफ्यूज कर दे, या बोला जाए लेके आ, ला ही नहीं रहा है, फेल हो गया, तो द कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। तो भैया अब तुम्हें कोई प्रोबेशन नहीं मिलेगा, जो सजा के आप दायी थे, जो सजा आपको मिलने वाली थी, अब हम आपको वही सजा देंगे, अब आप बचोगे नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस की कोई बात किसे अफेक्ट नहीं करेगी, द कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर में, if it is satisfied on the application made by the probation officer that the conduct of offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision। देखो प्रोबेशन ऑफिसर ये कह रहा है आपका कि भैया जिसे हमने समझा दानव वो तो निकला मानव, यानी जिसके चक्कर में तुमने सुपरविजन ऑर्डर लगा रखा था वो आदमी बहुत अच्छा निकला, ये कि अब प्रोबेशन इस सुपरविजन की कोई आवश्यकता नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड, अननेसेसरी है सुपरविजन ऑर्डर अब, सही है, तो वो डिस्चार्ज कर देगा कोर्ट बॉन्ड को, या जो भी बॉन्ड भरे गए हैं बॉन्ड को क्या कर देगा, कोर्ट डिस्चार्ज कर देगा। बताओ बात समझ में आ गई। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 1 2 3 4 के बाद पढ़ा सीधे 8। बताओ बात क्लियर है, इतने सेक्शन समझ में आ गए, जल्दी से बताइए, क्लियर है, मजा आया। अब आपसे मुलाकात होती है कल ये एक्ट हम फिनिश कर देंगे, क्लियर। आपके और साथी जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा देना ये, ठीक है। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर।